पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गौरव ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि को पूछताछ के लिए बुलाया था। गौरव ने अंजलि पर सीधा इल्जाम लगाया कि अभिमन्यु के बंगले से गायब हुई सीसीटीवी फुटेज वाली हार्ड ड्राइव उसी ने चुराई है, क्योंकि केबल पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। ये सुनकर अंजलि सन्न रह गई थी। एक सुपरस्टार की मौत नाम की इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये पूरी सीरीज एक काल्पनिक घटना है जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। सभी नाम और चरित्र काल्पनिक हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं किलर कहानियां, जहां हर कहानी दिल को छूती है और रूह हिला देती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज जो केस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, असल में इसकी पूरी और बेहद डिटेल स्टोरी मैंने स्टोरीटेल ऐप के लिए लिखी थी। यहाँ अपने चैनल किलर कहानियां पर मैं आपको उसी कहानी का एक छोटा लेकिन बेहद थ्रिलिंग वर्जन सुना रहा हूँ। अगर आप इस खौफनाक कहानी की हर बारीकी को महसूस करना चाहते हैं तो आप स्टोरीटेल पर जाकर मेरा वो फुल ऑडियो शो सुन सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गौरव का सीधा इल्जाम सुनकर अंजलि को जैसे सांप सूंघ गया था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। गौरव ने शिंदे को इशारा किया और उसने अंजलि को पानी का ग्लास पकड़ा दिया। अंजलि ने कांपते हाथों से पानी पिया। गौरव ने बेहद शांत लेकिन सख्त लहजे में अंजलि को समझाया कि वो बस इतना जानना चाहता है कि उस हार्ड ड्राइव में ऐसा क्या था जिसे चुराने की नौबत आ गई। अंजलि ने घबराते हुए चोरी से साफ इनकार कर दिया। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर उसके पूछने का तरीका पसंद नहीं आया तो शायद लेडी कांस्टेबल का तरीका पसंद आ जाए। गौरव के इशारे पर भारी भरकम लेडी कांस्टेबल उषा तावड़े हाथ में डंडा लिए केबिन में दाखिल हुई। उषा ने अंजलि को डंडा फटकारते हुए लॉकअप में चलने को कहा। उषा का खौफनाक रूप देखकर अंजलि के पसीने छूटने लगे। उसने तुरंत हार मान ली और गौरव से उषा को बाहर भेजने की मिन्नतें करने लगी। उषा के जाते ही अंजलि ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो अभिमन्यु के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थी। जब भी अभिमन्यु की गर्लफ्रेंड अवंतिका शहर से बाहर काम के सिलसिले में जाती तो अंजलि अभिमन्यु के साथ जाके उसी के बंगले पर रुका करती थी। लेकिन फिर कुछ समय के बाद अभिमन्यु की गर्लफ्रेंड अवंतिका को इस बारे में पता चल गया। जिस रात अभिमन्यु की मौत हुई उस रात इसी बात को लेकर अवंतिका और अभिमन्यु का भयंकर झगड़ा हुआ था और अवंतिका बंगले से चली गई थी। अंजलि अपनी पहली बड़ी फिल्म कर रही थी और वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती थी। उसे डर था कि कल को अवंतिका उस पर अभिमन्यु के साथ अफेयर का इल्जाम लगा सकता है। इसलिए सबूत मिटाने के लिए उसने चुपके से वो हार्ड ड्राइव निकाल ली जिसमें बंगले के सभी सीसीटीवी फुटेज सेव होते थे और उसे मड आइलैंड के पास एक क्रीक यानी एक खाड़ी में फेंक दिया। इसके बाद गौरव ने अंजलि से उसकी बहन सोनाली और एक्टर आदित्य रस्तोगी के बारे में पूछा। अंजलि ने बताया कि आदित्य उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जिससे उसका कुछ महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ था, लेकिन आदित्य उसे लगातार स्टॉक करता था। सोनाली को ये बात पसंद नहीं थी और वो आदित्य को अक्सर डांटती थी। फिर अंजलि ने बताया कि आदित्य दरअसल अंजलि को धोखा दे रहा था और उसे अपनी जागीर समझता था। जब गौरव ने सोनाली की आत्महत्या के बारे में पूछा तो अंजलि ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया कि सोनाली नशे में डूब चुकी थी और उसने जो किया वो उसका खुद का किया धरा था। अंजलि के इस बर्ताव से साफ था कि उसे अपनी बहन और अभिमन्यु की मौत का कोई भी दुख नहीं है। अंजलि को बाहर भेजकर गौरव ने शिंदे को बताया कि हार्ड ड्राइव के केबल पर अंजलि के फिंगरप्रिंट्स मिलने वाली बात एक ब्लफ यानी कोरा झूठ थी, लेकिन हवा में चला यह तीर ठीक निशाने पे लगा। शिंदे गौरव की इस चालाकी पर हैरान हो गया। तभी अचानक पुलिस स्टेशन के अंदर से दो औरतों के बुरी तरह लड़ने और गालियां देने की आवाजें आने लगी। गौरव और शिंदे भागकर बाहर गए तो देखा कि अभिमन्यु की गर्लफ्रेंड अवंतिका अंजलि पर बुरी तरह टूट पड़ी थी और उसे अभिमन्यु की मौत का जिम्मेदार ठहरा रही थी। कांस्टेबल उषा ने मुश्किल से उन दोनों को अलग किया। गौरव अवंतिका को अपने साथ अपने कैबिन में ले आया। अवंतिका कुर्सी पर बैठकर रोने लगी और खुद को कोसने लगी कि अगर वो उस रात झगड़ा करके ना जाती तो शायद अभिमन्यु आत्महत्या नहीं करता। गौरव ने अवंतिका को घूरते हुए सीधा सवाल पूछा कि उसकी एक्टिंग स्किल्स कैसी है। अवंतिका हैरान रह गई। गौरव ने उसे साफ चेतावनी दी कि वो उसके सामने पुलिस स्टेशन में एक्टिंग करने की कोशिश ना करे और सिर्फ सच बताए। ये सुनकर अवंतिका एकदम नॉर्मल हो गई और उसने कहा, पूछिए जो पूछना है। गौरव ने अवंतिका के सामने एक फाइल रखी और पूछा कि अभिमन्यु ने अपने सभी बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी में नॉमिनी के तौर पर अवंतिका का नाम क्यों रखा था। अवंतिका ने जो जवाब दिया उसने गौरव को भी चौंका दिया। अवंतिका ने कहा कि वो सिर्फ अभिमन्यु की गर्लफ्रेंड नहीं थी
बल्कि उसकी कानूनी पत्नी थी। उसने अपने मोबाइल में गौरव को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया और बताया कि उन्होंने करीब 1 साल पहले छुपकर शादी कर ली थी। अवंतिका ने बताया कि अभिमन्यु अभी इस शादी को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था और उस रात उनका झगड़ा इसी बात पर हुआ था। अंजलि अभिमन्यु के पीछे पड़ी थी और दोनों छुप छुप कर मिलने भी लगे थे, जो अवंतिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गौरव ने जब पूछा कि झगड़े के बाद वो कहाँ गई थी, तो अवंतिका ने बताया कि वो अपनी दोस्त और कास्टिंग डायरेक्टर ऋतु बरूचा के घर चली गई थी। गौरव ने ऋतु का नंबर और एड्रेस लिखवाकर अवंतिका को जाने दिया। अवंतिका के जाते ही गौरव ने शिंदे को बताया कि बिना किसी ठोस सबूत के इन लोगों से पूछताछ करना बेकार है, क्योंकि ये सभी पुलिस को गोल गोल घुमाएंगे। शिंदे ने गौरव को भरोसा दिलाया कि आज रात कुछ ना कुछ सॉलिड हाथ जरूर लगेगा, क्योंकि वो गार्डन में मिली पिस्टल के सप्लायर से मिलने नाला सुपारा जा रहा है। इधर पुलिस स्टेशन से निकलकर अवंतिका ने अपनी कार में बैठते ही अपनी दोस्त ऋतु को फोन किया। उसने ऋतु से गुजारिश की कि अगर पुलिस पूछताछ करे तो वो कह दे कि उस रात अवंतिका उसके साथ उसके घर पर ही थी। ऋतु ये झूठ बोलने के लिए तो मान गई, पर फिर उसने पूछा कि वो आखिरकार उस रात थी कहाँ। अवंतिका ने बाद में बताने का बहाना कर फोन काट दिया और कार की स्पीड बढ़ा ली। उधर अंजलि जब अपने घर पहुंची तो उसे एहसास नहीं था कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे से किसी ने उसके गले पर एक बड़ा सा खंजर रख दिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड आदित्य था। अंजलि उसे देखकर भड़क गई। आदित्य ने पहले तो उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन जब अंजलि ने उसे धुतकार दिया तो आदित्य ने अपना असली रंग दिखाया। उसने अंजलि से वही गायब हुई हार्ड ड्राइव मांगी। अंजलि ने उसे बता दिया कि वो हार्ड ड्राइव फेंक चुकी है और अगर वो आदित्य को मिल भी गई तो वो पुलिस को इस बारे में सब बता देगी। आदित्य चिढ़कर वहां से निकल गया। बाहर आते ही आदित्य ने किसी अनजान इंसान को फोन लगाया और चरस की सिगरेट पीते हुए बताया कि अंजलि ने हार्ड ड्राइव देने से मना कर दिया है। उस अनजान आदमी ने आदित्य को शांत रहने और हार्ड ड्राइव मिलने का इंतजार करने को कहा। रात के 11:30 बज चुके थे। नाला सुपारा की तंग और अंधेरी झुग्गियों में गौरव और शिंदे एक छोटे मोटे आर्म डीलर्स मान्या के सामने खड़े थे। मान्या ने पिस्टल की तस्वीर देखकर तुरंत पहचान ली और कहा कि एक बहुत ही महंगी जर्मन पिस्टल है और वो सिर्फ देसी कट्टे बेचता है। शिंदे ने जब उस पर दबाव बनाया तो मान्या ने डरते हुए कहा कि मुस्तफा नाम का एक खतरनाक डीलर है जो ऐसी महंगी पिस्टल में डील करता है। मान्या उन्हें मुस्तफा के घर के बाहर छोड़कर भाग गया। शिंदे ने लात मारकर मुस्तफा के घर का दरवाजा खोला। 40 साल का हट्टा कट्टा मुस्तफा अंदर लुंगी बनियान में खड़ा था। पुलिस को देखकर उसने कपड़े पहनने का बहाना बनाया और चुपके से घर के रोशनदान से कूदकर भागने लगा। गौरव और शिंदे उसका पीछा करने लगे। नाला सुपारा की भूल भुलैया जैसी गलियों में एक लंबी दौड़ हुई और आखिरकार जब मुस्तफा एक चौड़ी सड़क पर दिखा तो सांसें उखड़ने के बावजूद गौरव ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और भागते हुए मुस्तफा पर फायर कर दिया। गोली सीधे मुस्तफा के दाएं हाथ पर लगी और वो वहीं गिरकर कराहने लगा। फिर गौरव ने उसे पकड़ते हुए उसे पिस्टल की वही तस्वीर दिखाई। दर्द से तड़पते हुए मुस्तफा ने कबूल कर दिया कि वो पिस्टल उसी ने बेची थी और जिसे बेची थी उसका नाम सुनकर गौरव और शिंदे सन्न रह गए। मुस्तफा ने बताया कि रिवॉल्वर उसने डायरेक्टर रॉय वर्गीस को बेची थी। ये वही रॉय था जो अभिमन्यु की आखिरी फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, या यूं कहें डायरेक्ट करने वाला था। गौरव ने मुस्तफा को अस्पताल भेजकर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को सीधे पुलिस स्टेशन बुलवा लिया। रात के 3 बज रहे थे। गौरव रॉय वर्गीस को किसी मुजरिम की तरह खींचता हुआ पुलिस स्टेशन लाया। रॉय गुस्से से चिल्ला रहा था और अपने वकील को बुलाने की धमकियां दे रहा था। रॉय बार बार कह रहा था कि वह उस रात अभिमन्यु के बंगले पर गया ही नहीं था। गौरव ने उसकी एक न सुनी और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से रॉय की उंगलियों के निशान लेने के लिए कहा। रिपोर्ट सुबह तक आनी थी। गौरव ने रॉय को लॉकअप में डलवा दिया। तभी कमिश्नर कामत का गौरव के पास फोन आया। कामत इस बात से बेहद नाराज थे कि गौरव ने बिना किसी ठोस सबूत के एक नामी गिरामी फिल्म डायरेक्टर को घर से उठा लिया था। इस बात पर गौरव ने कामत से कहा कि उसके पास गवाह है जिसने रॉय को हथियार बेचा था और बस रॉय के फिंगरप्रिंट्स उस रिवॉल्वर से मैच होने का इंतजार कर रहा है वो भी। लेकिन अगली सुबह कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने गौरव के पैरों तले से जमीन खिसका दी। अगली सुबह कमिश्नर कामत गुस्से में गौरव के कैबिन में आए और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट उसकी टेबल पर फेंक दी। कामत ने बताया कि उस रिवॉल्वर के फिंगरप्रिंट्स ना तो रॉय वर्गीस से मैच हुए हैं और ना ही उस रात बंगले पर मौजूद किसी भी शख्स से। गौरव हैरान होकर रिपोर्ट देखने लगा। अगर रॉय वो पिस्टल लेकर अभिमन्यु के बंगले पर नहीं गया था तो फिर वो पिस्टल वहां कैसे पहुंची?
ऐसा कौन था जो उस रात अभिमन्यु के बंगले पर गया था और पुलिस की नजरों से अब भी बचा हुआ था? आदित्य फोन पर किससे बात कर रहा था? आखिर वो कौन सा ऐसा अज्ञात इंसान था जिससे वो पल पल की खबरें दे रहा था? इन सारे अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठेगा अगले एपिसोड्स में, इसलिए परसों रात 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा हमारा चौथा एपिसोड। दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल किलर कहानियां को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा और मेरी टीम का मनोबल बना रहे और हम यूं ही आपके लिए सस्पेंस और थ्रिल से भरी कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में और सुलझाते हैं अभिमन्यु की डेथ मिस्ट्री। अपना कीमती वक्त और प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद।